हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है वो आने वाली 22, 23 और 24 नवंबर को होने वाला है। जो कमीशन है उसने जो है आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए हैं। अगर आपने अब तक एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो आप जल्दी से अपना एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम डेट वो सभी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जीके के कुछ सिलेक्टेड और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करूँगा। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है, जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी दूंगा। इसलिए आप जो एक्स्ट्रा जानकारी है उसको ध्यान से देखिए और उसको नोट करते हुए चलिए, ताकि जो क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा जानकारी में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही से आप उसका जवाब दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। दिल्ली का प्रथम मास्टर प्लान किस सन में बना? जो दिल्ली का पहला मास्टर प्लान था वो कौन से सन में, किस जो है ईयर में बना था? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1, जो 1962 में है दिल्ली का पहला मास्टर प्लान बना था। देखिए, जो दिल्ली का पहला मास्टर प्लान है वो सबसे पहले 1 सितंबर 1962 को बना था। और जो ये योजना है ये आधुनिक भारत योजना की ओर जो सरकार का पहला कदम था ये। और यह जो योजना है इसको फोर्ड फाउंडेशन की जो टीम है उसके सहयोग से ये तैयार की गई थी। और दिल्ली विकास अधिनियम जो 1957 है उसके प्रावधानों के अनुसार ही इस योजना को लागू किया था। तो ये था दिल्ली का पहला मास्टर प्लान। तो आपको ये सभी ध्यान रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में तिलक मार्ग पर स्थित सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सन 1958 तक कहाँ से कार्य कर रहा था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2, संसद भवन। जो 1958 से पहले है वो सुप्रीम कोर्ट संसद भवन में जो है कार्य कर रहा था, वहाँ पर ये था। देखिए, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, यानी 26 जनवरी 1950 को ये बना था। और 1958 से पहले ये जो है तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गया था 1958 में। उससे पहले ये संसद भवन है जो हमारा उसमें कार्य कर रहा था। और 29 अक्टूबर 1954 को जो है भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी इमारत का शिलान्यास किया था, नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो निर्वाचक गण होता है उसमें कौन से सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं कौन से होते हैं? तो इन ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन 3, संसद के जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य हैं। राज्यों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य ये इसके मेंबर होते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, और जो दो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली और पुडुचेरी, इनके जो विधायक होते हैं वो मिलकर वोटिंग करते हैं, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो कि बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर, उनके जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, उन पर डालता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 51A। जो अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A है उसमें जो है ये प्रावधान प्रदान किया गया है। देखिए, संविधान का जो 68वां संशोधन हुआ था, 68th अमेंडमेंट था जो कि 2002 में हुआ था, उसमें मूलभूत कर्तव्य हैं जो उसके 51A के अंतर्गत उसमें माता पिता या अभिभावक वो को जो है अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा का अवसर है वो उनको देना पड़ता है, दिया जाता है। ये इसमें जो है लिखा गया है 51A जो अनुच्छेद है उसमें। ओके, इसके अनुसार जो है यह जो माता पिता या अभिभावक है उनका एक जो है कर्तव्य बनता है कि वो उनको शिक्षा प्रदान करें, उनको शिक्षा का अवसर दें। ओके, ये इसमें अनुच्छेद में बताया गया। तो ये सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका यानी जो प्रियम्बल है वो संविधान की मूल विशेषता है? ये कौन सा एक केस था फेमस, वो कौन सा केस था जिसमें उद्देशिका को जो संविधान की मूल विशेषता बताया था सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने? सही आंसर होगा ऑप्शन 4, केशवानंद भारती जो केस है उसमें। ये केस था केशवानंद भारती
वर्सेज केरल राज्य, केरल स्टेट, 1973 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था कि उद्देशिका जो प्रस्तावना या प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का आधारभूत अंग है। ओके, इस महत्वपूर्ण फैसले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास काफ़ी सारी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, लेकिन उसके पास संविधान के जो आधारभूत तत्व हैं, विशेषताएं हैं, उनको नष्ट करने की शक्ति नहीं है। ओके, संसद जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकती है, लेकिन जो आधारभूत में जो प्रियम्बल है उसकी जो विशेषताएं हैं उनको वो चेंज नहीं कर सकती। क्वेश्चन 6, भारत का पहला जिला जिसमें संपूर्ण ग्रामीण ब्रॉडबैंड कवरेज है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में जहां पर सबसे पहले पूरा जो ब्रॉडबैंड कवरेज हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, इदुक्की। इदुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है ये केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर 12 फरवरी 2015 को पूरा जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वो कवरेज आ गया था। ओके, और ये उस समय पे हमारे जो संचार मंत्री थे वो थे रविशंकर प्रसाद। उन्होंने इसका गठन किया था, उन्होंने यहाँ पर पूरा जो ब्रॉडबैंड कवरेज जो है प्रदान किया था। ओके, तो ये याद रखना आपको, केरल का जिला है इदुक्की, यहाँ पर सबसे पहले ब्रॉडबैंड कवरेज आया था। फॉर्ज योर फ्यूचर शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक बुक है जिसका टाइटल है फॉर्ज योर फ्यूचर। किन्होंने लिखी है बुक? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बुक लिखी है फॉर्ज योर फ्यूचर। ओके, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है फॉर्ज योर फ्यूचर। और यह याद रखना आपको, यह जो फॉर्ज योर फ्यूचर बुक है यह भारत की पहली बुक है जिसका जो शीर्षक है वो ऑनलाइन मतदान द्वारा, ऑनलाइन जो इस पे जो इलेक्शन हुआ, मतदान हुआ, उससे इसका शीर्षक जो है टाइटल रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? देखिए, खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीना सिद्धू का पूछा गया है किस खेल से संबंध है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, शूटिंग। यानी ये हमारे जो है शूटर है, निशानेबाज है। हीना सिद्धू एक भारतीय महिला निशानेबाज है। यह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो खेलकूद संघ है जिसको ISSF बोलते हैं, उसके द्वारा जो रैंकिंग की गई थी जारी, उसमें 2014 में ये नंबर 1 की रैंकिंग पर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस एवं उबेर कप किस खेल से संबंधित है? जो थॉमस और उबेर कप है वो कौन से खेल से संबंधित है पूछा गया है, तो ये जो कप है वो है बैडमिंटन के कप। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमस और उबेर कप है जो बैडमिंटन से रिलेटेड कप है। ओके, टूर्नामेंट है ये। थॉमस कप है जो वो पुरुषों द्वारा खेला जाता है, पुरुषों की जो टीम होती है उनके द्वारा। ये विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्य राष्ट्र के जो खिलाड़ी हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है, वो थॉमस जो है मेंस का कप है ये। और जो उबेर कप है ये महिलाओं का कप है, इसमें महिला अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन दलों द्वारा जो खेला जाने वाला एक कप है। ओके, तो याद रखना है दोनों एक जैसे कप हैं, बैडमिंटन के कप है। थॉमस पुरुषों द्वारा खेला जाता है, उबेर जो है वो महिलाओं द्वारा खेला जाता है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3R जो हमें दीर्घकालीन प्रयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं वे हैं। पूछा गया ऐसे 3R कौन से हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको काफ़ी लंबे समय तक वो बनाए रखते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, घटाना, पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग। और इसको बोलते हैं हम रिड्यूस यानी घटाना, रीयूज पुनः प्रयोग, रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये 3R है हमारे। ओके, जो घटाने का मतलब होता है हम कम से कम अपने जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करें। फिर जो पुनः प्रयोग है, पुनः चक्रण है, हम उनका जो है पुनः प्रयोग से हमारा जो मतलब है वो है कि बार बार उनको जो है कुछ अधिक समय के लिए जो है पुराने संसाधनों को जो है जो रद्दी जो जिनको हमने फेंक दिया उनको बार बार यूज करें जब तक वो यूज हो सकते हैं। और पुनः चक्रण का मतलब है कुछ जो रद्दी में फेंके गए हैं उनको फिर से हम जो है साइकिल में लेके आए, फिर से उपयोग के जो है यूजेबल बनाए, उनको कुछ उन पे जो है उनको रिन्यू करके उनको उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस निर्मुक्त करने से भूमंडलीय तापमान पैदा होता है? ऐसी कौन सी गैस है जिसको जो है जो प्रोड्यूस होने से जो है तापमान बढ़ता है, भूमंडलीय तापमान पैदा होता है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो जो है ये खतरनाक किरणों को अवरक्त करती हैं, अवशोषित करती हैं और प्रसारित भी करती हैं।
तो इससे क्या होता है, जो पृथ्वी हमारा भूमंडल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है जल वाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समादेश याचिका का प्रकार नहीं है। पूछा गया है ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से समादेश याचिका का प्रकार कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक समादेश याचिका नहीं है, बाकी तीनों समादेश याचिकाएं हैं। देखिए जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है, भारत में हाई कोर्ट्स हैं, वो सभी संविधान के भाग 3 के द्वारा कुछ मूलभूत अधिकारों को बाध्य बनाने के लिए कुछ याचिकाएं जारी करते हैं। 5 प्रकार के ये न्यायिक अभिलेख या याचिकाएं होती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये सभी तीनों जो है उनमें आते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा जो है कोई समादेश याचिका नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सदाबहार वन नहीं है, यहाँ पर वन है, वह है वन कौन सा है। भारत में जो सबसे बड़ा सदाबहार वन है वो पूछा गया। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 3 उड़ीसा में, भीतरकनिका है ये, भीतरकनिका, भरतकनिका नहीं है, भीतरकनिका। उड़ीसा में जो भीतरकनिका है वो भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा सदाबहार वन है। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा जो सदाबहार वन है वो पीचावरम है जो कि तमिलनाडु में है, और विश्व का भी ये सबसे दूसरा सदाबहार वन है। और ये भारत में जो दूसरा है वो है उड़ीसा का भीतरकनिका। ज्वार भाटा जो एक ही दिशा में चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, उसे क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 वृत्त ज्वार भाटा। ऐसा ज्वार भाटा जो एक ही दिशा में चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है, उसको वृत्त ज्वार भाटा बोला जाता है। देखिए जब पूर्णिमा या अमावस्या होती है तब सूर्य और जो चंद्रमा है उसका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो उनका कंबाइंड होता है। ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है, जो उच्च ज्वार अत्यधिक उच्च हो जाता है और जो निम्न ज्वार है वो बहुत ही नीचे आ जाता है, निम्न हो जाता है उसका स्तर। ओके, तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है इसको वृत्त ज्वार भाटा। वृत्त ज्वार भाटा को कई बार जो है प्रबल ज्वार भाटा भी बोला जाता है। और यह जो ज्वार भाटा वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक ही रेखा में आने के कारण होता है। ओके, तो आपको याद रखना है वृत्त ज्वार भाटा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध त्यौहार है। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है सिग्मो। तो ये कौन से समुदाय, कौन सी कम्युनिटी का एक फेमस फेस्टिवल है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 3 कोंकणी हिंदू समुदाय। जो कोंकणी हिंदू समुदाय है उसका प्रसिद्ध त्यौहार है सिग्मो। देखिए जो सिग्मो या फिर इसको शिशिर उत्सव भी बोला जाता है, जो कि भारत का गोवा राज्य है उसमें बसंत ऋतु का एक त्यौहार है। और हिंदू समुदाय के त्योहारों में यह काफ़ी फेमस त्यौहार है। कोंकणी हिंदू समुदाय है जो उसके लोग इसको मनाते हैं। भारतीय त्यौहार जो होली है वो भी इसी त्यौहार का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक उपकरण है जो सेंसर का एक समुच्चय है। एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक सेंसर का सेट है, समुच्चय है, जो मंगल पर तापक्रम, जो मंगल ग्रह है उस पर जो टेम्परेचर है उसके मापने के लिए वायु की गति, दिशा, दाब, सापेक्ष आर्द्रता और धूल का जो आकार और प्रारूप है उसको जो मापने में, उसको दिखाने में सक्षम होता है। तो इनमें से कौन सा वो जो है उपकरण है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 3 मेडा। जो मेडा है ये उस डिवाइस का नाम है जो ऊपर बताए गए सभी जो चीज़ें हैं उनको मापने के लिए, उनको उनका प्रारूप प्रदान करने के लिए फेमस है। देखिए जो मेडा है उसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, मार्स इन्वायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर। जो मार्स ग्रह, मंगल ग्रह है उस पे ये सभी इन चीज़ों को मापता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनोक्स संबंधित है। जो इक्विनोक्स वर्ड है, एक शब्द है, वो किस चीज़ से संबंधित है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 दिन और रात्रि के समान अवधि से। जो दिन और रात है जो वो समान ड्यूरेशन के हो, समान अवधि के हो, बराबर हो, उसको इक्विनोक्स बोला जाता है।
देखिए जो इक्विनॉक्स है वो लैटिन भाषा का वर्ड है जो कि इक्वक्स और नॉक्स। इक्वक्स का मतलब होता है समान और नॉक्स का होता है रात। तो ये यहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड है। यह उस समय या तिथि को दर्शाता है जब दिन और रात लगभग समान होते हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन 3 है। वर्ष के 2 दिन ऐसे होते हैं जब संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर जो है 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात, यानी बराबर होती है ड्यूरेशन। जो वसंत विषुव है उसमें 20 या 21 मार्च को होता है ये दिन, और जो सर्द विषुव है, सर्द ऋतु में जो है 22 या 23 सितंबर को ये दिन होता है, जिस टाइम 12 घंटे की दिन होती है, 12 घंटे का रात। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। 2011 की जनगणना हुई थी, जो पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था, उसके अनुसार शिशु लिंग अनुपात क्या है? जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, उनका लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 914 बच्चियां प्रति 1000 बच्चों पर, यानी ये उनका जो है शिशु सेक्स रेशियो है। जो जनगणना 2011 है उसके आंकड़ों में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 914 स्त्रियों का शिशु लिंग अनुपात जो है ये बताया गया था इसके डाटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़ाकू विमान जो कि 3 मैक पर उड़ान भरता है, उसकी प्रति घंटे मील में लगभग स्पीड जो है किसके बराबर होगी? जो मील में पूछा गया, 3 मैक पर ये उड़ान भरता है कोई भी लड़ाकू विमान, तो उसकी मील में पूछी गई है प्रति घंटे कितनी स्पीड होगी, कितनी गति होगी। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 3, 2250 मील प्रति घंटा। देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें जो मानक समुद्र तल की स्थिति है वो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास जो है, वो उसमें ध्वनि की गति जो होती है, जो साउंड की स्पीड होती है, वो होती है 340.3 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में या मील प्रति घंटे में बदलेंगे तो 1225 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 761.2 मील प्रति घंटा बनेगी। तो इसी तरह अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारी यहाँ पर सही स्पीड बनेगी वो 3675 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 2283 या 2250 के लगभग मील प्रति घंटा ये स्पीड बनेगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर। गर्मी के दिनों में तारामय रात्रि की अपेक्षा घटाओं से पूर्ण रात्रि ज़्यादा गर्म होती है। जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें जब तारे खिले होते हैं रात्रि में, तो उसके कंपैरिजन में जो पूर्ण रात्रि होती है, जब तारे नहीं खिले होते, वो ज़्यादा गर्म होती हैं। तारामय रात्रियाँ जो हैं ज़्यादा गर्म होती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। बादल जो है पृथ्वी द्वारा विकिरण की हुई ऊष्मा को आकाश में विलुप्त होने से रोकते हैं। इसी कारण जो तारामय रात्रि है उससे ज़्यादा जो है पूर्ण रात्रि, जब तारे नहीं खिले होते हैं, वो जो है गर्म टेम्परेचर होता है उसका। देखिए जो साफ रात्रि होती है वो अधिक ठंडी होती है, क्योंकि जो सूर्य से दिन में प्राप्त ऊष्मा है उसको पृथ्वी रात्रि में अंतरिक्ष की ओर प्रसारित करती है। इसलिए जो साफ रात्रि है वो हमारे उसमें ठंडी होती है, कम टेम्परेचर होता है। बादल जो है वो जल वाष्पों से बने होते हैं जो कि ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं, और इस प्रकार बादल पृथ्वी से वापस जाती ऊष्मा के लिए कंबल का काम करते हैं और ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं। वो इस बंधी हुई ऊष्मा के कारण ही जो बादल हैं, उस बादल वाले स्थानीय क्षेत्र की रातें अधिक गर्म होती है। ओके, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसका दूसरा नाम पूछा गया, और क्या बोलते हैं उसको? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसके अनुसार क्या होता है, एक जो स्थिर वस्तु है, जो स्टेशनरी जो वस्तु है वो स्थिर रहती है, और एक जो गतिमान है, जो मोशन में है कोई भी वस्तु, उसी दिशा एवं गति से गतिमान रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल उसके ऊपर न लगाया जाए। ओके, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। भारत में अब विदेशी मुद्रा के नियमन के लिए कौन सा अधिनियम है? जो विदेशी मुद्रा है, फोन करेंसी है, उसके रेगुलेशन के लिए कौन सा अधिनियम है इंडिया में? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, फेमा। ओके,
फेमा जो अधिनियम है वो जो है 1999 में लागू किया गया था, जो कि बाहरी देशों की करेंसी है उनसे जो विनिमय किया जाता है, यानी जो चीज़ें अदला बदली या करेंसी आती है उसको ये रेगुलेट करता है फेमा। आपको याद रखना होगा फेमा। 1999 में ये जो है लागू किया गया। निम्नलिखित को उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। कुछ राज्य दिए गए हैं, उनके आकार यानी जो एरिया वाइज है उनको बढ़ते क्रम में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन 4। देखिए जो कर्नाटक है उसका एरिया लगभग 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आएगा आपका तमिलनाडु जिसका एरिया लगभग 1,30,058 किलोमीटर है। तो ये आपको जो है घटते क्रम में ये सजाए गए हैं। ओके, ये घटते क्रम में है। फिर जो है कि तेलंगाना है, तेलंगाना का कुल एरिया लगभग 1,14,840 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो हमारा राजस्थान है, जो केरला है उसका एरिया लगभग जो है 1 लाख से कम ही है। तो ये जो है घटते क्रम में इनको सजाया गया है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद नहीं संभाला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनमें से कौन नहीं बना है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 सी रंगाराजन। जो सी रंगाराजन है वो हमारे जो है इलेक्शन कमीशन नहीं बने हैं। जो नवीन चावला जी है वो हमारे इलेक्शन कमीशन रहे हैं 2009 से 2010 के बीच। जो SY कुरैशी जी हैं वो हमारे 2010 से 2012 के बीच। और 2002 से 2004 के बीच JM लिंगदो हमारे इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो सी रंगाराजन जो है उन्होंने ये पदभार नहीं संभाला है। सी रंगाराजन एक भारतीय जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो पूर्व संसद सदस्य भी रह चुके हैं और ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कभी नहीं बने। नीचे दी गई नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? इन नदियों में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4 यमुना। जो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी की सहायक नदियों में आती है यमुना नदी, गोमती, चंबल। ओके, ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। यमुना जो है वो इलाहाबाद में गंगा में समाहित हो जाती है। नर्मदा, ताप्ती और जो इंडस रिवर्स हैं ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु, ताप्ती और नर्मदा है, जो सिंधु को ही इंडस रिवर बोला जाता है, ये तीनों जो हैं अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। चिल्का झील किस राज्य में है? जो चिल्का लेक है वो कौन से राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन 1 उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा की काफ़ी पॉपुलर झील है। चिल्का जो है खारे पानी की एक झील है जो उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। तो ये इन 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। यह झील जो है वो दया नदी के मुहाने पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी से बहते हुए लगभग 1100 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको ये कवर करती है। तो काफ़ी पॉपुलर झील है, ये उड़ीसा की झील है। बुद्ध चरित जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई? सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित पुस्तक। ये प्राचीन इतिहास की एक फेमस पुस्तक है बुद्ध चरित, जो अश्वघोष ने लिखी। देखिए जो बुद्ध चरित है वो संस्कृत में लिखित एक महाकाव्य है, पुस्तक है जो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। ये भी याद रखना आपको, गौतम बुद्ध के जीवन पर ये आधारित है। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी और वो एक प्रसिद्ध बौद्ध कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने राजा कनिष्क के समकालीन माना जाता है। ये राजा जो कनिष्क है उसके समय के आसपास के थे अश्वघोष। और बुद्ध चरित की जो रचना है वो 2री शताब्दी के आरंभिक वर्षों में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो 1931 का अधिवेशन हुआ उसमें कौन अध्यक्ष बना था? सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची का अधिवेशन था, ये कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसके अध्यक्ष थे। कराची अधिवेशन में जो है कांग्रेस द्वारा गांधी इरविन समझौते का भी समर्थन किया गया था
और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व के लिए जो है गांधी जी को नामांकित किया था इस अधिवेशन में। विकीलीक्स के साथ कौन जुड़े हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से विकीलीक्स के साथ कौन जुड़े हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जूलियन असांज। जो जूलियन असांज है वो विकीलीक्स के फाउंडर भी माने जाते हैं। उन्होंने जो है ये ऑस्ट्रेलिया के एक इंटरनेट कार्यकर्ता हैं जूलियन असांज, ये फाउंडर हैं विकीलीक्स के। और विकीलीक्स जो है वो एक इंटरनेशनल ऑनलाइन नॉन प्रॉफिट पत्रकारिता जर्नलिज्म का ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। और यह जो क्या करता है, ये अज्ञात स्रोतों के माध्यम से जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं न्यूज और मीडिया में जो है इनको लीक करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 विटामिन डी। सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पर्याप्त मात्रा में होने पर मानव के शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी की त्वचा में संश्लेषित करता है। जो सूर्य का विकास है वो कोलेस्ट्रॉल को जो है विटामिन डी में जो है संश्लेषित करता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी भोजन से प्राप्त कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और जिंक को अवशोषित करने के लिए जो है हमारे के लिए आंत की शक्ति में वृद्धि करता है। इन चीज़ों को भोजन से ये विटामिन है जो हमारी बॉडी में लेकर आता है। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं फैलती है? 4 बीमारियों के नाम, डिजीज के नाम दिए गए हैं। पूछा गया कौन सी बीमारी वायरस से नहीं फैलती है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 2 मलेरिया। मलेरिया जो है वो वायरस के कारण नहीं फैलती है। मलेरिया का जो मुख्य कारण होता है वो एक प्लेज्मोडियम, याद रखना होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जो प्लेज्मोडियम होता है वो एक परजीवी होता है, प्रोटोजोआ होता है, ये मलेरिया का मुख्य कारण होता है। ओके, जो कि संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। कारण जो होता है मेन जो होता है वो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, लेकिन जो वाहक होते हैं इसके वो मच्छर होते हैं। मच्छर जो संक्रमित होते हैं उससे वो हमारी बॉडी में इसको लेकर आते हैं। परजीवी जो मानव शरीर में लीवर में वृद्धि करते हैं, ये जो प्रोटोजोआ है लीवर में जो है बढ़ते हैं और लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनको जो है ये उनमें रोग पैदा करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का जो है केमिकल नेम पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है जो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, NaHCO3 बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। और यह एक जो है रासायनिक किण्वीकरण एजेंट होता है जिसे भोजन पकाने से पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं में मिलाया जाता है। ओके, केंद्रीय सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा इनमें से किस भाषा को गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया है, ये पूछा गया। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 बंगाली को। भारत में जिन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज यानी पारंपरिक भाषा या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है उनमें शामिल है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ओके, उड़िया जो भाषा है उसको 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर बंगाली ऐसी लैंग्वेज है जिसको ये दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? देखिए, कंप्यूटर के हमारे ब्राउज़र्स होते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र्स, उनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्राउज़र नहीं है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ब्राउज़र का नाम नहीं है, बाकी तीनों फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम जो है ये हमारे ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र है जहाँ पर हम जो है कुछ भी सर्च करते हैं। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा और सफारी ये सभी ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल होते हैं। एंड्रॉयड जो है वो एक लिनक्स कर्नल पर आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड को याद रखना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का जो कि गूगल ने विकसित किया है। सिमुका ने किस राजवंश की स्थापना की थी? जो सिमुका राजा हुए हैं प्राचीन काल में, उन्होंने किस राजवंश की स्थापना की? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सातवाहन। सातवाहन जो वंश है उसके फाउंडर थे सिमुका। सिमुका जो कि 230 से 207 BC में थे, वो उन्होंने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी।
पुराणों में जो है सिमुका को सिसुक भी कहा गया है। सिसुक या सिंधुक नाम, ऐसे नाम भी इनको पुराणों में दिए गए हैं। तो याद रखने होंगे आपको, सिमुका के दूसरे नाम है सिसुक या सिंधुक। जैनियों के अनुसार, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, उनके अनुसार जो सिमुक है उसको गदा भिल्ला, विक्रम के पिता के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि उन्होंने प्रतिष्ठान और मालवा क्षेत्रों पर जो है शासन किया था सिमुका ने। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है किसको भारत रत्न की जो उपाधि अब तक नहीं मिली है। सही आंसर होगा ऑप्शन 3, शिवाजी गणेशन को अब तक भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है। भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनमें के कामराज, जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको 1976 में भारत रत्न मिला। MG रामचंद्रन जो है वो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको 1988 में भारत रत्न मिला था। CNR राव हैं जो वो रसायन शास्त्री है, केमिकल साइंस के जो है साइंटिस्ट हैं, उनको 2013 में ये अवार्ड दिया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में आरंभ हुआ? जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है इंडिया में, वो कब शुरू हुआ, किस साल में शुरू हुआ? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, 1969। 1969 में ये बैंकों का नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और शुरुआत में जो है 14 बड़े बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन किया गया था। उसके बाद दूसरी बार 1980 में 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। नीचे दिए गए किन आंदोलनों के संदर्भ में चोरा चोरी की हिंसात्मक घटना हुई? पूछा गया जो चोरा चोरी की घटना है वो कौन से आंदोलन में हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें चोरा चोरी की घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना घटी थी और यह घटना तब हुई थी जब असहयोग आंदोलन में शामिल जो प्रदर्शनकारी थे उनके एक बड़े समूह ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना में 23 पुलिसकर्मियों के अलावा 3 जो आम नागरिक हैं उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ये चोरा चोरी की घटना है, फेमस घटना है, असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटी थी। ओजोन परत कहाँ है? ओजोन परत पूछी गया, जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, समताप मंडल। जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत है। ओजोन परत जो है समताप मंडल है जो पृथ्वी का, उसमें स्थित है, जो कि सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है, यूवी रेज होती है, उनको अवशोषित करती है। ये परत उनको अवशोषित करती है, उनको रोक लेती है। यह परत पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और जो समताप मंडल है, ये जो समताप मंडल है उसके निचले हिस्से में ये परत है। यह परत सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक, जो कि हमारे लिए डेंजरस होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उनको ये अवशोषित कर लेती है, उनको ये रोकती है। हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है ये परत। कौन सा धातु कांसा, पीतल और गल मेटल में मौजूद है? पूछा गया ये जो 4 मेटल्स दी गई हैं इनमें से कौन सी धातु है, मेटल है, जो कि कांसा, पीतल और गल मेटल में मौजूद है? सही आंसर होगा ऑप्शन 4, जो तांबा है वो इन तीनों में जो है मौजूद होती है। देखिए जो पीतल है वो एक मिश्र धातु होती है जिसका निर्माण कॉपर और जिंक के मिश्रण से होता है। कांसा कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है। देखिए ये धातुओं के जो मिश्र धातु हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप एक बार फिर से इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से बना होता है, कांसा जो है कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है, और जो गन मेटल है इसे अमेरिका में रेड ब्रोस भी कहा जाता है। पूछा गया ये क्वेश्चन, अमेरिका में रेड ब्रोस जो है वो गन मेटल को बोला जाता है और यह कांसे का एक प्रकार है जो कि गन मेटल में क्या होता है, 88% टीन होता है, कॉपर होता है, 10% टीन होता है और 2% जो है जिंक होता है। तो तीनों का जो मिश्रण मौजूद होता है वो तांबे में होता है। तो फ्रेंड्स ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस है वो आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।